नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप सभी के लिए आज बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो तीसरा पेपर चल रहा था आपका, उस तीसरे पेपर की चौथे नंबर की यूनिट है आपकी संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। इस यूनिट को लेकर के आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे प्रश्न आपके आगामी रीट में भी खूब सारे बनते हैं। तो इस यूनिट को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है साथियों, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि उस टेलीग्राम पर आपको जितने भी बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं सबको मैंने जोड़ा है और उसमें आपको अपडेट मिलती रहती है। और प्रश्नों की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम प्रश्नों पर। सबसे पहले आपको छोटे प्रश्न पढ़ने हैं, जितने भी सारे छोटे प्रश्न हैं लगभग वो पढ़ने हैं, उसके बाद मैं आपको बड़े प्रश्नों की ओर लेकर जाता हूँ। और जितने अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको आप लोग एक बार बारीकी से निशान लगा लीजिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और पढ़ते भी रहिए, रेगुलर क्लास लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एप्लीकेशन पर आपको जो कोर्स दिया है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के पालन की गारंटी कौन देता है। तो याद रखना आप लोग, आंसर होगा आपका भारतीय संविधान देता है। मौलिक अधिकारों के पालन की गारंटी, इसका मतलब पालन भी करना है और अधिकारों की रक्षा भी करने का काम करती है हमारा संविधान। और संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून क्या होता है? किसी भी देश का संविधान ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे भारतीय संविधान कब बनाया गया था। तो याद रखना ये बनकर के कब तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसको लागू किया गया था साथियों। अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। जबकि बन करके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना ये चीज़ दोनों, ये लागू हुआ था, ये यहाँ पर बन के तैयार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। यानी पंथ निरपेक्षता, आगे भी हम इसकी बात करेंगे कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, यानी कि पूरा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी बिना धर्म का राज्य। किसी भी राज्य को अपना एक स्वतंत्र धर्म निर्धारित नहीं किया गया है, यही कहलाती है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के अनुसार राज्य में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बालक बालिकाओं को दिया गया है। तो याद रखना 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे और बच्चियां हैं उन सब के लिए आरटीई एक्ट 2009, याद रखना मैं कई बार बता चुका हूँ, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। और उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं जो कक्षा 1 से 8वीं तक फ्री पढ़ते हैं आरटीई एक्ट के अंतर्गत। अब मैं आरटीई एक्ट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ साथियों। आरटीई एक्ट 2009, ठीक है, ये लागू किया गया था पूरे, अगर देश की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके अगर पूरे देश की बात करें तो देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। डेट याद रखना, रेट के अंदर भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 के अंतर्गत। क्लियर भाई, ये आप लोग याद रखना। अब इसमें अंतर थोड़ा सा ये है कि हमारा आरटीई एक्ट जो 2009 है, जब इसको देश में लागू किया गया तो ये आरटीई एक्ट 2010 के रूप में था, लेकिन जब राजस्थान में इसको घोषित किया गया तो ये आरटीई अधिकार अधिनियम 2011 के रूप में इसको लागू किया गया था। इसलिए वर्ष 2011 याद रखना राजस्थान के लिए, और देश के लिए बात करें जम्मू कश्मीर को छोड़ करके तो 2010 में, और तारीख दोनों की सेम है। समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में लगाने या खदानों में काम कराने पर जो अधिकार का हनन हो रहा है वो कौन सा अधिकार है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। यानी कि जो बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है, यहाँ पर उनके शोषण का विरुद्ध अधिकार है। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बच्चों के लिए बाल श्रम अधिनियम भी घोषित किया गया था इसी अधिकार के तहत। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ सूचियाँ दी जाती हैं साथियों। उन सूचियों के बारे में भी हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और अपनी साइबर सूची है। ये 4 सूचियों के बारे में बात कर चुके थे। मुख्य रूप से 3 सूचियाँ थी, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पुलिस और कृषि विषय संबंधित कौन सी सूची में आते हैं, तो ये सब राज्य सूची के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो याद रखना ये शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अधिकार अधिनियम बना सकती है। बात करते हैं भारत के मूल संविधान में कितनी भाषा है भाई। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है वर्तमान में। और जब सबसे पहले जब संविधान बनाया गया था, उस संविधान बनाने के समय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? उस समय पर 14 थी। प्रश्न यही पूछा गया कि मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान की बात करें तो 22, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपको मैंने बता दिया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। सब प्रश्न आ रहे हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंदर बनाया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत ये 3-4 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, ये आप लोग याद रखना। केवल एक ही बार संशोधन किया गया है अब तक, जब से बनाया तब से अब तक। तो उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के अंदर एक अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे। हमारे भारत के अंतर्गत कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखेंगे, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भैया राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल में मंत्री जो होए, मंत्रिमंडल में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे हमारे बात करें यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर ही उपमंत्री भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्री, ठीक है। और राज्यों में होते हैं राज्य मंत्री और उनके उपमंत्री, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है साथियों, देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अपशिष्ट शक्तियों में किसको सम्मिलित किया गया है? तो ये आप लोगों मैंने बता चुका है कि सूचियां 3 प्रकार की हैं। अपशिष्ट शक्तियों में वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो जो विषय आते हैं वो आते हैं हमारी अपशिष्ट सूची के अंतर्गत, यानी अन्य सूची जिसको बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है साइबर कानून। ये साइबर कानून हमारी तीनों सूचियों में किसी में से भी नहीं आता। ये हमारे एक अपशिष्ट सूची का उदाहरण है, अपशिष्ट सूची का विषय है। इस पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बनाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे और ये रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न ये है कि आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं हो। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। यही क्या कहलाती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी स्वयं का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं हो। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश के अंदर हम अपना संविधान चलाएं, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम अपने नियमों को पालन करें। यही क्या कहलाती है? संपूर्ण प्रभुत्वता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन, याद रखना, अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाषा क्या दी थी, यानी लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी? ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनकी कहानी भी बड़े मज़ेदार है साथियों। यहाँ पर सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है टाइम इतना, लेकिन बट इन्होंने अपने जीवन में कभी सफलता को ही हासिल किया था, कभी असफलता यानी हार नहीं मानी अपने जीवन में। और ये 50 बार चुनाव लड़े थे, तरह तरह के चुनाव लड़े थे अमेरिका के अंदर, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीते। 51वीं बार जब ये चुनाव लड़े थे तो सीधा ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे 51वीं बार। तो इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और इन्होंने प्रजातंत्र की जो परिभाषा दी थी, याद रखना कि प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है भैया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको मैं बताया था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता से क्या अर्थ है, इसके बारे में अगले
प्रश्न में बात करेंगे विस्तार से। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संवैधानिक मूल्य क्या है। संवैधानिक मूल्य क्या है? देखिए, सभी प्राकृतिक संसाधनों का लोकहित में प्रयोग करना, ये भी संवैधानिक मूल्य। लोगों के बीच असमानता को दूर करना, राज्य किसी भी धर्म के आधार पर नहीं चले, ये भी एक संवैधानिक मूल्य है। कानून के समक्ष सबकी समानता होनी चाहिए और राष्ट्र की एकता बनाए रखना, ये सब क्या हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार क्या होते हैं, ये आपको बता देना चाहिए। मौलिक अधिकार कितने हैं आप लोग पता होना चाहिए आपको, ये रेट में भी है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान है। इनकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है और ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 310 के तहत ए में इसको रिजर्व कर दिया गया था वहाँ पर। ठीक है ना। और अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, इनकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, रेट में अच्छा टॉपिक है ये। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? चलिए आ गया प्रश्न आपके। मौलिक अधिकार 6 वर्तमान में। पहला है समता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखना, इस प्रश्न यहीं पर बन चुका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस ही अधिकार को हम भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इस अधिकार को, जिस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही कथन कहा था कि भाई ये जो अधिकार है ये हमारे पूरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उपचार करता है ये सभी अधिकारों का। आगे हम बात करेंगे प्रश्न के लेकर के। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। आ गया ना प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो छठवां मूल अधिकार है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अच्छा प्रश्न है ये, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ सकता है एग्जाम के अंदर। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह क्या कहलाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ठीक है भाई। अब कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके जो इम्पोर्टेंट है सब ये। अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उस पद पर कार्य करने से उस व्यक्ति को रोक सकता है। क्या कहलाता है? अधिकार परीक्षा कहलाती है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। ये 3 पॉइंट बहुत विशेषकर इंपॉर्टेंट है। पहला है परमादेश किसे कहते हैं, दूसरा है प्रतिषेध और तीसरा है उत्प्रेषण। इन तीनों के बारे में याद रखना आप लोग अच्छे से। तो सुनिए भाई, परमादेश किसे कहते हैं? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उस स्थिति को हम परमादेश कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं प्रतिषेध की। तो प्रतिषेध किसे कहते हैं? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। ये कि प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेध आदेश जारी करती है। कौन? बड़ी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय उसको निषेध आदेश जारी कर देते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रतिषेध कहलाता है। ठीक है। अगला है अपना उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है तो ऊपर की अदालत उसके समक्ष विचार अधीन मामले को लेकर के उत्प्रेषण द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है। तो ये क्या होता है? उत्प्रेषण कहलाता है। तो याद रखना मेरे भाई और बहनों अच्छे से। न्यायपालिका के अलावा और 3 आयोग कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं। जैसे न्यायपालिका तो है ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है,
राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग भी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है। बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन उनमें से आपको कुछ के नाम याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संघ में 3 सूची मैंने आपको बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूरा नाम है। अगर पूछा जाए सीबीएसई का पूरा नाम, तो याद रखना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, देखिए आ गया ना, अपने आप ही आ गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और याद रखना, भाषा का दर्जा कौन सी अनुसूची में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची के अंदर दिया जाता है, याद रख लेना इसको। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में कुल 12 सूचियाँ हैं, उनमें से 8वीं नंबर की जो सूची है वो भाषाओं के संदर्भ में बात करती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, अब आते हैं हम थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ। संविधान क्या है, यानी संविधान को बनाने के उद्देश्य क्या है भाई? तो याद रखना, ये प्रश्न अच्छा है और 2 बार भी पूछा गया है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर वह वहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है और जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन व नागरिक कार्य करते हैं। अतः संविधान दोहरी भूमिका निभाता है। वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य भी निर्धारित करता है और साथ ही साथ उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किया जाएगा यह भी निर्धारित करता है। संविधान में उन बुनियादी कानूनों को समावेशित किया जाता है जिससे नागरिकों की अधिकार, शासन प्रणाली, कानून बनाने और उनको लागू करने के तरीके, ये सब संविधान को बदलने के तरीके सब निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि संविधान को उन मूल्यों और उद्देश्यों का प्रतिपादन होता है जिनके आधार पर राष्ट्र के नागरिकों व शासन को काम करना पड़ता है। ये तो हुआ हमारा संविधान क्या है। बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो देखिए, भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना पहला उद्देश्य। भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता प्राप्त करने और उनको बढ़ावा देने के लिए कैसा गणराज्य, कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसी स्वतंत्रता है, कैसी बंधुता है, यह सब उद्देशिका के अंतर्गत संविधान में बताया गया है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है आपका। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर ही पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है ना? अब देखते हैं समाजवादी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। समाजवादी व्यवस्था क्या कहलाती है? देश की प्राकृतिक संपदा देश के सभी निवासियों की साझी संपदा है। साथ ही सांस्कृतिक और आर्थिक संपदा भी लोगों के सामूहिक प्रयास से पैदा होती है। अतः इन सब का उपयोग किसी निजी व्यक्ति या समूह की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। समाजवाद का आदर्श सारी संपदाओं का साझा उपयोग और समाज के उत्पादन का समान विवरण है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है अपना कि बंधुता से क्या तात्पर्य है। बंधुता क्या है भाई? भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय, प्रांतीयता का भेदभाव न करते हुए सारे नागरिकों के साथ भाईचारे का व्यवहार करें। सभी नागरिक एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखें। बंधुता भाईचारा संस्कृति का मूल आधार है। यही क्या है? बंधुता तो है, एक दूसरे में भाईचारा। समता के अधिकार का क्या तात्पर्य है? ठीक है ना? समता का अधिकार यानी कि सभी के सामने कानून समक्ष होना चाहिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। राजकीय पदों को प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर मिले। अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, नहीं छुआछूत। आपको मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, पहले वाली यूनिट में अस्पृश्यता का उल्लेख, यानी अस्पृश्यता को खत्म किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 17वें नंबर के अनुच्छेद में। याद रखना आप लोग, 17वां जो अनुच्छेद है वो हमारा अस्पृश्यता का अंत करता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ये वाला, देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की महत्वता, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको हृदय, संविधान का हृदय या आत्मा क्यों कहा है, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। देखिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन मूल अधिकारों को किस प्रकार व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर उनकी अधिकारों की रक्षा हो सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस
अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश भी दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये अधिकार जितने भी हमारे और शेष 5 मूल अधिकार हैं उन सब की रक्षा करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, मानव अधिकार आयोग क्या है। अंतिम प्रश्न है आपका ये। मानव अधिकार आयोग के अब तक के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखेंगे। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान तब मिलती है जब उन्हें लागू किया जाए। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रहती है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 2000 के अंदर किया गया था भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश वे मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान, व्यावधानिकता, अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है और आयोग की प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। जैसे इनमें अधिकांशतः जैसे मृत्यु हुई, हिरासत के जैसे दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस के अत्याचार, कार्रवाई नहीं किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होता है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात के दंगों के मामलों की जांच के रूप में हो रहा है। आयोग को सब मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। ये सरकार या न्यायालय को अपने जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है। और अब ये अंतिम प्रश्न आपका है कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक अधिकारों के किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये पूरा हो चुका है। और बात करते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की। देखिएगा, निबंधात्मक जो प्रश्न है मैं आपको वीडियोस में नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने सब निबंधात्मक जो अच्छे मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस वो सब मैंने ऐप पे बताए हैं। ऐप पर आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे जिनमें आपको व्याख्या सहित उत्तर भी दिए गए हैं, और ये वही प्रश्न मॉडल पेपरों में मैंने छापे हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इस चीज़ की हम आपसे आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी 70% आराम से बनेगी, आराम से बन जाएगी, 65-70%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाइए और ऐप से आप लोग 109 रुपये चार्ज करके अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।